नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत गोदान की अर्थ ध्वनियाँ विषय पर चर्चा करेंगे। इस इकाई में हम प्रेमचंद रचित गोदान की विशेषताओं के रूबरू होंगे और इस तरह से एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति के अर्थ विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप प्रेमचंद कृत गोदान से परिचित हो सकेंगे, गोदान के कथानक की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, गोदान के रचनात्मक उद्देश्यों को समझ पाएंगे और गोदान में चित्रित समस्याओं से आज का पाठक कैसे जुड़ता है ये हम जान पाएंगे। तो ये प्रेमचंद का जो गोदान है ये 1936 में प्रकाशित हुआ और ये प्रेमचंद की अंतिम रचना। प्रेमचंद की तो ये अंतिम रचना है, लेकिन हिंदी की सबसे पहली स्वीकृत औपन्यासिक रचना। अत्यंत स्वीकृत इस अर्थ में है कि भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में गोदान की पढ़ाई की जाती है और गोदान सिर्फ हिंदी के विद्यार्थी नहीं पढ़ते वरन उर्दू के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। इसलिए हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के जो पाठक विद्यार्थी हैं वो गोदान को पढ़ते हैं और इसमें बरसों से, जब से एमए हिंदी का पाठ्यक्रम बनना शुरू हुआ तब से सभी विद्यार्थी गोदान को अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। तो ये एक तरह की अनिवार्य पुस्तक है और इस अनिवार्य पुस्तक की अनिवार्यता के पीछे हिंदी समाज की ये स्वीकृति है। तो गोदान के कथानक की विशेषताओं पर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोदान का सार संक्षेप, आप सभी लोग गोदान को पढ़ चुके होंगे तो आप गोदान की विशेषताएं आप जानते हैं। उसके कथानक का सारांश देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप पूरी कथा के गोदान से सबका परिचय। कई बार जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि क्या गोदान की पूरी रचना लेखक ने पूर्व कल्पित कर ली थी? उन्होंने तय कर लिया था कि गोदान इस तरह से चलेगा, ऐसे मैं उपन्यास शुरू करूंगा और ऐसे अंत होगा। प्रेमचंद अपने उपन्यास लेखन की रूपरेखा बनाते थे और आप लोगों को जानकर आश्चर्य भी होगा कि प्रेमचंद अंग्रेजी में अपने उपन्यासों की रूपरेखा बनाते थे और चरित्र का एक छोटी मोटी एक स्केच की तरह का एक रूपरेखा बन जाती थी कि कौन सा पात्र कैसा होगा। पात्रों की विशेषताओं के बारे में भी उनको पता होता था। तो ये जो है कि ये परिणति जो किसी कथा की होती है ये अगर पूर्व निश्चित हो तो एक बात, और यदि पूर्व निश्चित नहीं हो, अपने आप ही चीज़ें लिखने के क्रम में बन जाए तो हम उस रचना को अलग तरह से हम देखते हैं और लिखने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है और संगति बाद में बिठा लेती है। क्या ऐसा लगता है कि प्रेमचंद की ये कथा स्वाभाविक रूप से चली या प्रेमचंद ने इसमें बीच में दखल डाला, प्रेमचंद के उनमें कथा को रोका, कथा को निश्चित गति दी? जैसे आपको एक उदाहरण अगर हम देखें तो गोदान में होरी की मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि होरी की मृत्यु इसके शीर्षक में ही निहित है। गोदान, गाय का दान, भारतीय संस्कारों में मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान को गोदान कहते हैं। तो जब गोदान किया जाएगा तो किसी की मृत्यु होगी, तो किसी की मृत्यु होएगी तो उसी की मृत्यु होएगी जिसकी कथा कही गई है, और कथा चूंकि होरी की कही गई है इसलिए होरी की मृत्यु निश्चित है। तो कथानक का ये जो मूल हिस्सा है उस हिस्से को हम ये कह सकते हैं कि ये हिस्सा प्रेमचंद का निश्चित है। दूसरी बात अगर आप देखें तो ये बहुत करुणा के अंदर वर्णन करते रहते हैं, बहुत दयनीय करुणा, पीड़ा, दुख उपन्यास की वर्णन शैली के अंदर हमको दिखाई देता है। और ये जो वर्णन शैली, ये जो स्वर है प्रेमचंद का, और जिसे कई बार उपन्यास के आलोचक कहते हैं कि उपन्यास का जो संगीत है और संगीत से जिस करुणा की सृष्टि होती है उसके अंदर इसको ट्रेजेडी होने की तरफ दिशा के अंदर ये उपन्यास बढ़ता है। तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा उनका था। दूसरी बात, जितने शत्रुओं से ये घिरा हुआ है होरी और जितनी प्रताड़ना वो अपनों की झेल रहा है उसमें इसके बचने की संभावना बहुत कम लगती है। इसलिए जो मुख्य हिस्सा है गोदान का, वो मुख्य हिस्सा ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ने पहले से ही निश्चित कर लिया था कि लिखने के दौरान ये होगा। फिर दूसरा पात्र जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि राय साहब है।
राय साहब की भी पराजय निश्चित है। वो इस अर्थ में निश्चित है कि ये राय साहब के साथ प्रेमचंद की विचारधारा, प्रेमचंद की समझ काम करती है। समझ ये है कि प्रेमचंद मानते थे कि ये जो जमींदार है ये पतनशील वर्ग है, इस वर्ग का स्वतंत्र भारत में कोई भविष्य नहीं, और इसीलिए वो सारे जितने पात्र हैं, सिर्फ एक प्रेमाश्रम में जो जमींदार हैं ज्ञान शंकर, उसको इतना शक्तिशाली और क्रूर दिखाया है। बाद में प्रेमचंद को जब समझ में आ गया कि ये तो अंग्रेज सरकार की कठपुतली है, अस्त्र है उनके, और ये स्वयं अपने में बिल्कुल इसमें ताकत नहीं है, तब से उन्होंने लगातार इन पात्रों को, जमींदारों को, राय साहबों को, सबको एक पतनशील वर्ग के रूप में ही दिखाया। राय साहब के उपन्यास के अंत में आप देखें कि राय साहब की 3 बड़ी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, और उपन्यास के अंत होने से थोड़ा सा पहले हम देखते हैं कि राय साहब की तीनों इच्छाएं पूरी हो गई। क्या थी? कन्या की शादी धूमधाम से हो गई थी, मुकदमा जीत गए थे, और निर्वाचन में सफल ही न हुए थे, होम मेंबर भी हो गए थे, और सबसे बड़े सौभाग्य की बात ये थी कि अब की हिज मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। प्रेमचंद ने अपनी प्रसन्नता को और आगे बढ़ाते हुए लिखा कि किस तरह राय साहब खुश हुए कि मगर जीवन की बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुई जब उनके पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्र प्रताप सिंह से अपनी कन्या के विवाह का संदेश भेजा। ये सब कुछ हो चुका था। उसके बाद में प्रेमचंद को ये जरूरी लगा कि इस मनुष्य के जीवट को तोड़ा जाए। इसलिए पहला काम तो, पहली सूचना तो ये मिली कि रुद्र प्रताप सिंह ने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो जाहिर है कि जो सबसे बड़ी खुशी थी वो समाप्त। उसके बाद में जो दूसरा कांड हुआ वो ये है कि बेटी और दामाद का संबंध विच्छेद हो गया। तो जिस बेटी और दामाद के सुखद जीवन के बारे में कल्पना कर रहे थे वो उनमें ख़त्म हो गया, और इसलिए उन्होंने फिर ये देखा, प्रेमचंद ने लिखा कि राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी ज़िंदगी में ही ध्वस्त होते हुए देख रहे थे। और इस तरह से प्रेमचंद ने भविष्यवाणी की कि इस पात्र का कोई भविष्य नहीं। अब यदि प्रेमचंद चाहते तो इनके, ये जो राय साहब है, इनके चरित्र को खुला छोड़ सकते थे। बहुत सारे पात्र अब हम गोदान में देखते हैं जिनका चरित्र खुला है। मेहता और मालती का रिश्ता खुला हुआ है, आगे विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका सह जीवन भी होगा कि नहीं होएगा, इस रिश्ते को लेकर के प्रेमचंद को चूँकि स्वयं अस्पष्ट थे इसलिए ये खुला रह गया। और कई बार ये भी लगता है कि लेखक को जब समझ में नहीं आता तब भी पात्र मुक्त हो रहता, उसको स्वतंत्रता मिल जाती है। नोखेराम है, पट्टेश्वरी है, बहुत सारे पात्र हैं जिनको, जिंगूरी सिंह है, इनके बारे में प्रेमचंद ने कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला। इनको जैसे थे वैसे ही उपन्यासों बने रहते हैं, उनके बारे में वो छोड़ देते हैं। थोड़ा सा हृदय परिवर्तन अगर हम कहें तो गोबर के अंदर सतही सा थोड़ा हृदय परिवर्तन होता है, वो शहर में जाता है और वो बाद में थोड़ा बदलता है। माता दीन के ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन होता है। होरी जैसा होता है वैसा ही रहता है, धनिया जैसी है वैसी ही रहती है, सिर्फ अंत में उसमें भी करुणा आती है जब होरी की मृत्यु होती है और वो धनिया पछाड़ खा के गिर पड़ी। तो ये पछाड़ खा के गिर पड़ना धनिया का, हम सोचते हैं कि ये एक तरह का बड़ा परिवर्तन है। बाकी इन पात्र जो है उन सब में कुछ भी नहीं होता। से पे आप ये देखिए कि खन्ना मिल मालिक है और गोदान का शत्रु है, और प्रेमचंद उसको समर्थन नहीं करते, लेकिन प्रेमचंद ने खन्ना के जीवट को नहीं तोड़ा। मिल में आग लग गई लेकिन तो भी वो आदमी अपना काम कर रहा है और बहुत सफलता से काम कर रहा है। तो क्योंकि प्रेमचंद की नज़र ये थी कि मिल मालिक का भविष्य से सारे पात्र टूटते हैं, बिखरते हैं, सब होते हैं, सिर्फ एक पात्र जो है वो उसका कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो है मिस्टर तनखा। इस दृष्टि से यदि देखे जाएं तो मिस्टर तनखा के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। मिस्टर तनखा सब जगह से हार करके भी रुद्र प्रताप सिंह का वो पैरोकार बन जाता है, और वो इस तरह के छोटे मोटे काम करके, और जिस तरह का दलाली की तरह का व्यक्तित्व है वो प्रेमचंद ने उसके व्यक्तित्व को दिखा दिया कि आगे आने वाले भविष्य में भी ये तनखा जैसे चरित्रों के लिए जगह है, इसलिए तनखा बना रहेगा। तो ये जो प्रेमचंद की जो समझ थी, ये समझ उनके इन
पात्रों के माध्यम से, इनका कथानक के माध्यम से, इनके जीवन के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। इस तरह से यदि आप देखें तो गोदान में कथा का विकास नहीं होता। जो घटनाएं घटती है वे घटनाएं होरी के जीवन की दिशा नहीं बदलती। हमको उसे थोड़ा बहुत होरी समझ में आता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रयोजन से प्रयोजन कथानक है उनका पूरा, कि मुझे इस तरह से इस उपन्यास की रचना करनी है जिससे ये निष्कर्ष निकलता। अब प्रश्न उठता है कि इतने से प्रयोजन कथानक के द्वारा के बावजूद प्रेमचंद ने इतना अच्छा उपन्यास कैसे लिखा। ये हम आज का पाठक जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि कैसे प्रेमचंद ने लिख पाए, जबकि वो उनका इतना उन पात्रों के जीवन पर इतना दखल था। प्रेमचंद की समझ के कारण पात्रों के जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती है, ऐसा कैसे संभव हुआ। जहाँ तक घटनाओं का और कथानक का प्रश्न है, ये उपन्यास लगभग 300 पृष्ठों का, और इस 300 पृष्ठों के उपन्यास में मात्र 50 पृष्ठों तक कोई घटना घटती है, और जो ही कोई घटना घटती है प्रेमचंद उसका विश्लेषण करने लग जाते हैं। अगर घटना नहीं घटती उपन्यास में तो होता क्या। अगर हम उपन्यास को थोड़ा ठीक से बारीकी से पढ़ें तो आप देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद में कोई न कोई एक समस्या आती है, और समस्या आने के बाद सारे पात्र उस समस्या का विचार विमर्श करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। और बातचीत में क्या होता है, ऐसा लगता है कि लेखक ने पहले से अपने विचार तय कर रखे हैं और अलग अलग विचारों के बिंदु उन्होंने अलग अलग पात्रों को दे दिया है, इसलिए जिस पात्र की बारी आती है वहाँ वो अपनी बात बोल देता है। सभी पात्र लगभग एक ही जैसी बातें बोलते रहते हैं, चाहे वो राय साहब भी कई बार वही बातें बोलते हैं जो राम सेवक बोलता है, या होरी बोलता है, या होरी का भाई बोलता है, कोई भी पात्र हो सकता है जो वो बातें बोल, सब मिलकर के वो लेखक की बात होती। और उस समस्या के बारे में प्रेमचंद क्या सोचते थे, उनकी समझ क्या थी, उसके बारे में हमको पता चल जाता है। और इस तरह जब एक प्रकरण खत्म हो जाता है तब प्रेमचंद उसके दूसरे प्रकरण को लेकर के वो शुरू करता है। इसी तरह से ये कथा जो है, ग्रामीण जीवन की कथा के साथ बहुत छोटी छोटी दूसरी कथाएं भी चलती। नौरी की कथा चलती है, नोखेराम का अपना एक अलग चलता है, चुईया कोदई की प्रेम कहानी भी एक छोटी मोटी चलती है आपस के रिश्ते का। ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं अगर ऐसी 5-10 कथाएं और होती तो भी इस उपन्यास में खप जाती। अगर ये नहीं भी होती तो भी उपन्यास के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो इन कथाओं का उपयोग प्रेमचंद ने किया, यदि आप ढंग से इनका उपयोग करते तो इन कथाओं के माध्यम से उपन्यास के अर्थ का विस्तार हो सकता था। लेकिन ये जो छोटी कथाएं हैं वो उपन्यास के अर्थ का विस्तार नहीं करती, उनको सिर्फ थोड़ा बहुत गहरा करती है कि जो करुणा है, जो पीड़ा है, जो होरी के जीवन में है, वो पीड़ा आपको अलग अलग जगहों पर भी दिखाई देती। इतना सा एक अर्थ का विस्तार करती है, बाकी उसके अंदर कोई बहुत सौंदर्य की सृष्टि कर देती ये कथाएं। और इन कथाओं के आने से उपन्यास में कुछ नया रोचक प्रकरण आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक सामान्य अर्थ की तरह से आगे तो ठीक, जैसे कई बार कुछ मेहमान हमारे घर में आते हैं, वो आ जाते हैं तो भी हमारी गृहस्थी ठीक से चलती, वो नहीं आते तो भी हमारी गृहस्थी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह होरी के चरित्र पर, जीवन पर और इस कथा के उद्देश्य और अर्थ पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये सह प्रयोजन कथानक है, और इन सह प्रयोजन कथानक के अंदर बहुत यथार्थवादी तरीके से प्रेमचंद ने इसका वर्णन करते हैं। लेकिन इससे उपन्यास में क्या मिलता है, क्या जुड़ता है, ये देखने और विचार करने की बात है। और इसी के ऊपर आज का जो पाठक है वो इस पर प्रश्न लगाता है। एक संदेह की दृष्टि से प्रेमचंद को अब पढ़ते हुए हम देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद का रचनात्मक उद्देश्य, क्यों प्रेमचंद ने ये उपन्यास लिखा। दरअसल प्रेमचंद अपने विचारों का प्रचार करते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। प्रेमचंद के पास बातें हैं बहुत, कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के पास बातें होती ही नहीं, तो आप प्रचार किसका करोगे। प्रेमचंद के बड़े स्पष्ट विचार है। स्वाधीनता आंदोलन का ज़माना था, किसानों की समस्याएं थी, उनका जीवन था, और प्रेमचंद की एक समझ थी समाज में ऐसा होना चाहिए, नियम ऐसा होना चाहिए, कायदे ऐसे होने चाहिए, जीवन ये होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, गृहस्थी ऐसे संचालित होनी चाहिए। सब चीज़ों के बारे में प्रेमचंद की एक समझ थी, और प्रेमचंद उनका विचारों का प्रचार करते थे। और वो चरित्र का निर्माण नहीं करते, चरित्र के माध्यम से वो बात कहना चाहते हैं। वो चरित्र की प्रतिमा नहीं गढ़ते, प्रतिमा गढ़ना हमारा काम नहीं। चूंकि उपन्यास है
और कोई भी बात आप उस चरित्र को गढ़े बिना नहीं कह सकते। मसलन होरी को गढ़े बिना आप होरी की पीड़ा के बारे में बात नहीं कर सकते। राम सेवक को जाने बिना आप राम सेवक के बारे में नहीं कुछ कह सकते। मालती का चरित्र चाहिए, तनखा का व्यक्तित्व चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती है, इनका आते हैं वो पात्र, लेकिन ये प्रेमचंद का उद्देश्य नहीं है। प्रेमचंद के उद्देश्य है इन पात्रों का सृजन करो, और ताकि इन पात्रों के माध्यम से हम जो है वो आपको बता दें, कुछ अगली बात कह दें। अब यहाँ पर यह है कि ये जो मानव प्रतिमाएं प्रेमचंद ने गढ़ी, चाहे छोटी गढ़ी चाहे बड़ी गढ़ी, थोड़ी देर के लिए, या शिकार पार्टी में गए तो एक जंगली युवती मिल गई, इसके कारण चूंकि प्रेमचंद इनसे प्रचार करवाना चाहते हैं, इसलिए ये मानव प्रतिमाएं कमज़ोर है, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि इन मानव प्रतिमाओं ने प्रेमचंद के विचारों को कहीं बाधित कर दिया हो, कहीं रोका हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना सा है कि एक कलाकार के रूप में उनकी रुचि प्रतिमा के निर्माण में नहीं है। मान लीजिए हम अगर इनका उदाहरण भी देना चाहें तो रेणु के उपन्यासों में भी बहुत सारे ग्रामीण पात्र हैं, और प्रेमचंद रेणु ने बहुत प्रतिमाएं गढ़ी, और वो प्रतिमाएं अपने में सुंदर है, अद्भुत है। और रेणु उनसे कोई प्रचार नहीं कराना चाहते, कोई बात नहीं कह, कोई उद्देश्य नहीं उनका एक इस चरित्र को बना दो, तो रामदास को बना दो, लक्ष्मी बना दी, कमली आ गई, ये गोदान के, ये मेला अंचल के पात्र आ गए। तो ये जिस तरह से प्रतिमा निर्माण में जो रुचि रेणु लेते हैं, उस तरह की रुचि प्रेमचंद नहीं लेते। प्रेमचंद कहते हैं कि ये पात्र हमारे पास आया है तो इसका परिचय तो मैंने दे दिया, लेकिन इससे हमको इस चीज़ की अभिव्यक्ति करनी, इस विचार की अभिव्यक्ति करनी है, ये प्रेमचंद का उद्देश्य। प्रेमचंद के इस वैचारिक आग्रह के कारण कई आलोचकों ने प्रेमचंद को समस्या मूलक उपन्यासकार तक कहा है कि प्रेमचंद के हर उपन्यास में कोई न कोई एक समस्या होती है, और उस समस्या का विश्लेषण करने के लिए प्रेमचंद उपन्यास का सहारा लेता। हालांकि उन समस्याओं के कारण प्रेमचंद महान हो, ऐसा नहीं। जिन रचनाकारों ने मानव प्रतिमा का निर्माण नहीं किया और सिर्फ अपने समस्याएं और विचारों की अभिव्यक्ति की, कालांतर में उनका महत्व कम हो गया। कामायनी में अगर प्रसाद जी ईड़ा और श्रद्धा और मनु का व्यक्तित्व निर्मित नहीं करते, उनकी प्रतिमा का निर्माण नहीं करते, तो कामायनी आज वो महत्वपूर्ण रचना नहीं होती। हो सकता है कि उनका महत्व भी सुमित्रानंदन पंत की तरह कम हो जाता। पंत जी ने बहुत वायवीय गीत गाए, और उस समय पंत जी बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते थे, लेकिन पंत जी की रचनाओं में मानव प्रतिमाएं नहीं हैं, ये शिकायत आलोचकों ने की है। तो जिन रचनाकारों की रचनाओं में जितनी मानव प्रतिमाएं होती है, जितने तरह के मनुष्य का चित्रण वो करता है, उतना ही वो बड़ा रचनाकार है। इसीलिए कई बार ये होता है कि कैसे रचनाकार ने उस प्रतिमा को ढूंढा। सूरदास ने राधा और कृष्ण के चरित्र का निर्माण किया, इसलिए सूरदास बड़े। तुलसीदास सिर्फ विचारों के कारण महत्वपूर्ण नहीं है, राम और सीता का चरित्र अभिव्यक्त होता, उनकी प्रतिमा अभिव्यक्त होती, इसलिए महत्वपूर्ण। इसलिए इन विचारों के कारण, यदि इन विचारों के कारण ही देखा जाए तो प्रेमचंद के जो विचार थे वो विचार अब सर्व स्वीकृत हो गए। और जब कोई विचार स्वीकृत हो जाता है, समाज में स्वीकृत हो जाता है, तब उसमें हमारी दिलचस्पी समाप्त हो जाती है। हम कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, फिर आगे उसके बाद विचार तो हम सहमत हैं आपके। तो जो आवेग, जो उत्साह, जो जोश जिसे कहना चाहिए, जो वैचारिक भूख प्रेमचंद के ज़माने में इन विचारों ने दी होगी हमारे जनता को, हिंदी पाठकों का जितना ज्ञान विस्तार किया होगा, वो ज्ञान विस्तार हो गया, वो चीज़ें अब स्वीकृत होगी। कोई भी व्यक्ति अब जमींदार राय साहब का समर्थन नहीं करता, प्रेमचंद से सहमत हैं इस बात से, हाँ राय साहब जो है खल पात्र। तो इसको जानने के लिए, इस खल पात्र को जानने के लिए हम नहीं जाते। आज का पाठक उन मानव प्रतिमाओं से मिलने के लिए प्रेमचंद के पास जाता है जिन मानव प्रतिमाओं का निर्माण प्रेमचंद ने किया। इसलिए इतिहास अगर प्रेमचंद की नज़र से चलता, प्रेमचंद जिसको महत्वपूर्ण मानते थे, जिन अपने विचारों को महत्वपूर्ण मानते थे, उन विचारों के कारण आज कोई भी गोदान पढ़ने के लिए नहीं जाता। उसको गोदान पढ़ने की जरूरत नहीं। ये विचार तो एक सामान्य सहज ज्ञान के अंग होकर के हमारे भारतीय समाज में स्वीकृत हो चुके। अब हम उन प्रतिमाओं को देखने, हमको लगता है कि इसके पिता को कैसे ढूंढा होगा, मालती के पिता को। मालती के पिता का चरित्र अद्भुत है, प्रेमचंद ने उसके लिए लिखा है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जबान की मदद से लाखों के वारे न्यारे करते थे।
बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदाद बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलाना या उनके मुआमलों का अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में वो दलाल थे। अब अगर ये देखो तो इस तरह के पात्र 1935-36 में प्रेमचंद ने उनकी नज़र उन पर पड़ी और प्रेमचंद ने बहुत आधा, मेरे ख्याल से आधा पृष्ठ में या एक पृष्ठ में मालती के पिता का जिक्र आया होगा। उस एक पृष्ठ में मालती के पिता के जो कार्य थे उनका उन्होंने जिक्र कर दिया। ये जो पात्र ढूंढे, कोदई को ढूंढा, नोरी को ढूंढा या चूया को ढूंढा, तो ये जो पात्र हैं, जिन पात्रों को प्रेमचंद लाए, वो पात्रों को से मिलने हम जाते हैं और वो विचारों के अप्रासंगिक होने के बावजूद, गैर जरूरी होने के बावजूद, इन मानव प्रतिमाओं के कारण प्रेमचंद की रचनाएं अभी भी प्रासंगिक बनी हुई है। और यदि प्रेमचंद के हिसाब से चलते तो प्रेमचंद कब तक अप्रासंगिक हो चुके होते, क्योंकि वो विचार, अब हम ये तो नहीं कहेंगे वो अप्रासंगिक हो गए, पर समाज के लिए वो गैर जरूरी हो गए, बहुत सामान्य जानकारियों के भरे हुए हो गए, और इसलिए अब उनसे हमको वो उत्तेजना नहीं मिलती। होली की नकल प्रेमचंद करवाते हैं, गोदान में एक जगह पात्र करते हैं, वो उसमें वो जोश नहीं है, अब वो उमंग हमको नहीं लगती। कुछ दूसरी चीज़ें आ गई, कला साहित्य संस्कृति की दुनिया में बहुत विकास हो चुका, इसलिए हमारी नज़र वहाँ नहीं जाती, हमारी नज़र इन पात्रों पर जाती है जिनका निर्माण प्रेमचंद ने किया। अब हम चर्चा करेंगे गोदान में चित्रित समस्याएं और आज का पाठक। कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, या किसी भी व्यक्ति के मन में उठ सकता है, कि जिन समस्याओं का वर्णन प्रेमचंद ने इतनी लगन से किया, वो समस्याएं यदि समाप्त हो जाए, आज समाप्त हो जाए, 2000 साल बाद में समाप्त हो जाए, तब क्या हम प्रेमचंद को पढ़ेंगे? वो समस्याएं तो आज भी अगर किसानों की समस्याएं हैं, जो समस्याएं आज़ादी से पहले की थी, इसलिए प्रेमचंद आज प्रासंगिक है, इस बिंदु पर जाएंगे, या अब समस्याएं तो नहीं है, लेकिन तब भी हमें प्रेमचंद के पास में हमें जाना होगा। तो हम जो प्रेमचंद के पास आज का जो पाठक जाएगा, वो क्या देखने के लिए जाएगा? उन समस्याओं के लिए तो शायद ही कोई जाए। सिर्फ ये है कि वो मानव प्रतिमाएं, जिन मानव प्रतिमाओं का सृजन प्रेमचंद ने किया था, उन मानव प्रतिमाओं से मिलने के लिए जाएंगे। तो ये जो जाना है, ये एक तरह से इतिहास के अंदर पुनः प्रवेश जैसा होता है। आपको थोड़ी देर बाद ये लगता है कि आप अब से 60, 70, 100 साल पहले के भारत में चले गए हो, और वहाँ पर जो है गिरधर ऐसे घूम रहा है या दूसरे पात्र इस तरह से घूमते हुए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आप इतिहास के अंदर पुनः प्रविष्ट कर देते हो, क्योंकि आपने एक इतिहास का पूरा ढांचा चित्रित कर दिया, और एक सिनेमा से भी बेहतर तरीके से समाज की मानसिकता के अंदर पात्रों को ले जाने में प्रेमचंद सफल होते हैं। इसलिए ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेमचंद का जो वैचारिक आग्रह है, ये दर्शन, ये विचार, ये चिंतन, ये बातें, इससे उनकी वर्णन कला प्रभावित हुई है। और आलोचकों का विचार है कि प्रेमचंद के अपने वैचारिक आग्रह के कारण गोदान की वर्णन कला भी प्रभावित हुई है। प्रेमचंद हिंदी के अद्भुत किस्सा गो हैं। कोई भी प्रसंग हो, प्रेमचंद बड़े धैर्य से किस्सा कहना प्रारंभ कर देते हैं। एक उदाहरण देखिए, होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। अब आगे देखिए, यहाँ से प्रेमचंद आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उनका किस्सा गो उसी में से किस्सा निकाल लेता। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अन्न नदारद, बात तो हो गई, परंतु प्रेमचंद ने अगला वाक्य फिर निकाल लिया। दोनों जून न मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए। फिर वाक्य, भर पेट न मिले, आधा पेट तो मिले, निराहार कोई कै दिन रह सकता। अब ये तो हो गया, परंतु किस्सा तो आगे बढ़ना था, इसलिए उन्होंने नया तर्क निकाला। उधार लें तो किससे? गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। ये भी हो गया तो प्रेमचंद ने नई बात निकाली, मजूरी भी करें तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था, ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। ये प्रेमचंद के रचना कौशल का एक नमूना है, जिसमें वो बात में से बात निकाल देते हैं। ये किस्सा गो, और अपनी रो में प्रेमचंद बोलते चले जाते हैं। और लेकिन मुश्किल से 1 आध पृष्ठ तक प्रेमचंद इस किस्सा गो को बोलने देते हैं, और उसके बाद में उनका जो विचारवान व्यक्तित्व होता है प्रेमचंद का, वो हावी हो जाता है और उसकी किस्सा गो को चुप कर देते हैं। और फिर
समाज का विश्लेषण होता है। जितनी देर तक प्रेमचंद उस किस्सा गो को, अपने किस्सा गो को बोलने देते हैं, तब तक रचना के में अद्भुत आकर्षण बना रहता है और पाठक भी उसमें बेहतर रहता है। और जो ही वैचारिक बहस आती है और वैचारिक बहस एक बिंदु पर आकर ख़त्म होती है, फिर वापस प्रेमचंद उसको शुरू करके किस्सा गो से बात को शुरू करने देते हैं और फिर किस्सा गो बोल रहा होता है और तब फिर कोई एक मुद्दा आता है और फिर उसके बाद प्रेमचंद विचार करने लगते हैं, फिर किस्सा गो को चुप करने देते। तो प्रेमचंद की वर्णन कला में इन दोनों का तनाव आप देख सकते हैं कि कहाँ प्रेमचंद एक वैचारिक प्रेमचंद की तरह रहते हैं और कहाँ प्रेमचंद एक किस्सा गो की तरह से हमारे सामने रहते हैं। तो किस्सा गो और चिंतक प्रेमचंद का द्वंद्व हमें गोदान में देखने को मिलता है। गोदान का लेखन काल, गोदान कब लिखना शुरू हुआ? प्रेमचंद ने 1934 में गोदान को लिखना प्रारंभ किया था और 1936 में इसका लेखन पूरा हुआ। तो 2 वर्षों तक प्रेमचंद इस उपन्यास को लिखते रहे। हम सब जानते हैं कि 2 वर्षों तक लगातार एक सृजन भूमि में, एक सृजनात्मक मानसिकता में किसी का रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहानी एक बैठक में आप लिख सकते हो या 5-7 दिन के अंदर आप लिखते हो, तो उसमें एक एकान्विति होती है। उपन्यास में मुश्किल होता है, आप एक मानसिकता में नहीं रहते, इसलिए कथा में बिखराव आ ही जाता है। प्रेमचंद में भी, प्रेमचंद उस समय बीमार थे, पेचिश की बीमारी उनको हो गई थी, बीच में तबीयत खराब रहती थी। तो 2 सालों के बीच में बहुत सारी बात हुई, कभी कुछ तनाव हो गया, कभी कुछ गृहस्थी की कोई बात होगी, कभी कुछ बच्चों का कुछ हो गया, तो वो उस उपन्यास से हट जाते थे। जो ही जब हट जाते थे तो वो भूल जाते थे कि पिछले में क्या लिखा था, और इसलिए वो फिर से नई भूमिका बांधते थे और नए ढंग से उस उपन्यास को शुरू करते थे। हम इस उपन्यास में बहुत जगह पर हम देखते हैं कि एक जगह मालती का एक तरह का चरित्र है, थोड़े देर तक वो चरित्र चलता है और उसके बाद उपन्यास का वो खंड बंद होता है। फिर बाद में हो सकता है 2-4 महीने बाद में फिर प्रेमचंद वापस उसके बारे में बात करते हैं, तो फिर उसका जो चरित्र है वो हमें बदला हुआ दिखाई देता है। यानी तब तक प्रेमचंद की दृष्टि उस पात्र के बारे में बदल गई। इसी तरह से एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, खन्ना की पत्नी का नाम शुरू में कामिनी प्रेमचंद ने लिखा, कामिनी, लेकिन कई पृष्ठ गुजरने के बाद में एक दिन पढ़ने को मिलता है कि इसका खन्ना की पत्नी का नाम गोविंदी। तो पाठक आश्चर्यचकित होता है, ये गोविंदी कहाँ से आ गया? और उसके बाद सारे उपन्यास में गोविंदी चलता है, कामिनी एक पृष्ठ पर आता। तो कारण क्या है? कारण ये है कि लेखक भूल जाता है कि आप इतने सारे पात्रों को, एक तो पात्रों का नाम संभालना है, फिर पात्रों की गति को संभालना है, कथानक को संभालना है, और बीच में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। तो ये व्यवधान बहुत जगह पर है, लेकिन प्रेमचंद मानते हैं कि हमारा जो पाठक है वो समझ लेगा अपना बीच की गति को, इसलिए वो उसको छोड़ देता है और आराम से आगे का वर्णन करता है। एक और समस्या इसमें आती है कि प्रेमचंद, ऐसा लगता है कि प्रेमचंद लिखे हुए को दोबारा नहीं देखते थे, एक बार लिखा और उसके बाद रख दिया। बीमारी के टाइम में वो उनके मन में रहता था कि एक बार लिख दें वही बहुत है, जीवन बहुत अस्त व्यस्त चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो किसी तरह उपन्यास पूरा हो जाना चाहिए। और इस चिंता में सुधारा नहीं, और जब सुधारते नहीं तो कथा के अंदर तारतम्यता गड़बड़ हो जाती और उसमें लेखक में वो कलात्मक अन्विति नहीं आ पाती जिस कलात्मक अन्विति की मांग कोई भी रचना करती है। और इसलिए गोदान में हमें ये दिखाई देता है कि ये कमी, बहुत बड़ी कमी उनमें दिखती। इसको, ये जो ठीक से न देख पाने का जो एक प्रमाण और हम आपको देते हैं, एक जगह पर होरी, गर्मी का मौसम है, मजदूरी करने के लिए गया है, बहुत तेज़ धूप, सुबह से ही बहुत तेज़ धूप आ गई। तो प्रेमचंद में उसने लिखा कि 10 बज गए, आज 10 बजे से ही लू चलने लगी। अब अगर हम बारीकी से देखें, 1936 के भारतीय किसानों को हम देखें तो वो किसानों के पास घड़ी की चेतना नहीं थी, उनके पास घड़ी होती ही नहीं थी। वो तो दिन को 1 पहर दिन हो गया, 2 पहर दिन हो गया, सूर्य जो है सिर पे आ गया, या सूर्य ढलने लगा, या सूर्यास्त होने लगा, वो घड़ी का काम पेंडुलम की जगह पे वो सूर्य करता था। इतनी छाया आगे बढ़ गई, पेड़ों की छाया यहाँ तक आ गई। कई तरीका है जिसमें जो अनपढ़ जो भारतीय किसान हैं वो समय को मापते हैं, घड़ी से नहीं मापते। और प्रेमचंद इसको भूल गए क्योंकि टाइम नहीं था, देखा नहीं, क्योंकि प्रेमचंद तो अध्यापक थे और अध्यापक तो घड़ी देखता हो, 10 बजे स्कूल खुलता है, 10 बजे उनको जाना होता है, इसलिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण, 10 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है लेखक के लिए। और प्रेमचंद के मन में था और लेखक के मन में था, प्रेम उनके खुद के, तो उन्होंने उसको होरी के अंदर डाल दिया।
ये जो सफाई जिसको हम कहना चाहते हैं, जो मेहनत है रचना के ऊपर कलाकार को जो करनी होती है, उसके करने का प्रेमचंद को समय नहीं मिला। लेकिन प्रेमचंद जानते थे कि हमारा जो पाठक है वो इन गलतियों को, छोटी मोटी चीज़ों को दरकिनार कर देगा, और वो दरकिनार करता भी और किया भी है। और इसीलिए गोदान के आज भी पाठक हैं। प्रेमचंद इतने स्वीकृत रचनाकार हैं, इतने बड़े रचनाकार हैं कि किसी भी आलोचक ने प्रेमचंद की इन गलतियों को रेखांकित नहीं किया। प्रेमचंद की रचनाओं में उनका युग जीवित हो चुका है, और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है। और सम्राट छोटी मोटी गलतियां करता है तो उस सम्राट को सज़ा नहीं दी जाती। इसीलिए गोदान अब भी पाठकों के लिए और लेखकों के लिए भी सीखने की एक मिसाल है, और लोग उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के द्वारा हमें होरी और होरी से जुड़े हुए अन्य पात्र और होरी का पूरा जीवन, उसका घर, सब आज भी हमें आकर्षित करता है। और मुझे लगता है कि युगों तक ये आकर्षण, उस युग में जानने का जो आकर्षण है, वो प्रेमचंद की रचनाओं के द्वारा आगे आने वाले पाठकों को भी मिलता रहेगा।